नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2021 के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इस विधेयक के क्या कुछ प्रावधान हैं और इस विधेयक को लेकर क्या कुछ हाल में चर्चा चल रही है, इस पूरे मामले में हम विभिन्न डायमेंशंस के माध्यम से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन तो ये है कि ये खबर है क्या, खबर में ये क्यों लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। अगला हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल के बारे में। चूँकि पूरी की पूरी चर्चा का आधार ट्रिब्यूनल है, तो हम ये समझेंगे कि आखिर ट्रिब्यूनल होता क्या है और इसका भारतीय संविधान में क्या स्थान है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रिब्यूनल विधेयक 2021 जो है ये क्या कुछ कहता है, और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का इस पूरे मामले में क्या कुछ पक्ष है, उससे हम रूबरू होंगे। और इसके बाद हम समझेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आगे की राह यानी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए एक सवाल। तो आइए देखते हैं इस पूरी चर्चा में खबर है क्या। खबर की बात यदि करें तो ट्रिब्यूनल विधेयक 2021 को हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है, उनसे पास कर दिया गया है, लेकिन अभी इसे अधिनियम का दर्जा नहीं दिया गया है। और जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा तब इसे अधिनियमित माना जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसे पारित कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से ये पूछा है कि आखिर आपने इसे पारित क्यों कर दिया। इसकी नाराजगी के कारण इस कारण से निहित है इसमें, क्योंकि जो विधेयक ये लाया गया था इससे पहले एक अध्यादेश लाया गया था अप्रैल 2021 में ही, और अध्यादेश को मद्देनज़र रखते हुए और उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। ट्रिब्यूनल सुधार के कॉन्टेक्स्ट में कुछ संशोधन किए गए थे, और इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने उस अध्यादेश को खारिज कर दिया था। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने उस अध्यादेश को खारिज कर दिया तो फिर उसने ये पूछा कि जब हमने ये अध्यादेश खारिज कर दिया तो फिर आपने इसे विधेयक के तौर पर क्यों लाया, इसका स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है। तो यदि मैं एक चेन के तौर पर बताऊं तो सबसे पहले क्या हुआ, अध्यादेश लाया गया था अप्रैल 2021 में, ठीक है। उस अध्यादेश के माध्यम से ट्रिब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में, न्यायाधिकरणों के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सुधार किए गए थे, कुछ संरचनात्मक सुधार किए गए थे, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश को खारिज कर दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जब इसे खारिज कर दिया गया तो फिर इसे विधेयक के तौर पर फिर से लाया गया और इसे पारित कर दिया गया। इसी पूरे मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की है और सरकार से एक स्पष्टीकरण मांगा है। आगे हम देखें तो इस विधेयक को लेकर के एक याचिका भी दायर की गई है। याचिका दायर की है राज्यसभा के सदस्य जयराम रमेश जी ने। इस विधेयक को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये अभी की स्थितियां हैं और इसी कारण से ये जो टॉपिक है ये चर्चा में आ गया है। आगे हम देखते हैं तो बात यदि करें ट्रिब्यूनल्स की, आखिर ट्रिब्यूनल होता क्या है, ट्रिब्यूनल का जो स्थान है भारतीय संविधान में कहाँ पर है, क्या कब इसे स्थापित किया गया था और इसका मकसद क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जहाँ तक बात है इसके अर्थ की, यदि हम इसके अर्थ को समझें, ट्रिब्यूनल को ऐसे हिंदी में क्या क्या कहा जाता है, न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण या अधिकरण भी कहा जाता है, ठीक है। न्यायाधिकरण या फिर अधिकरण के रूप में भी कई जगहों पर इसे लिखा जाता है। लेकिन वस्तुतः ट्रिब्यूनल जो है ये ट्रिब्यून से बना है, ठीक है। ट्रिब्यून से ये ट्रिब्यूनल को लिया गया है। ट्रिब्यून क्या है? प्राचीन रोम साम्राज्य के समय में ट्रिब्यून जो होते थे वो मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करते थे और वहीं से इस शब्द को लिया गया और ट्रिब्यूनल ये आया। लेकिन वर्तमान में भारत के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर न्यायाधिकरण या फिर अधिकरण के रूप में इसे हिंदी में लिखा जाता है और अंग्रेजी में इसे क्या लिखा जाता है, ट्रिब्यूनल लिखा जाता है। अब बात आती है कि क्या भारतीय संविधान में ये पहले से उपस्थित था या फिर किसी संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों
कि इसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भारत के मूल संविधान में था नहीं, है ना। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि उच्च न्यायालय वगैरह की चर्चा है भारत के संविधान में, पहले से ही संविधान में वो सब जो संस्थान है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, वो पहले से ही उपस्थित थे। लेकिन इस ट्रिब्यूनल को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया और भाग 14A में इसे स्थान दिया गया था। ठीक है, किन अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B में इसकी चर्चा मिलती है। 323A और 323B में किसकी चर्चा मिलती है? तो ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण की चर्चा मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं और आपको क्लियर कर दूं, 323A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है। 323B में कुछ अन्य प्रकार के ट्रिब्यूनल जैसे कर या फिर भूमि सुधार या फिर राज्य विधानमंडल या फिर संसदीय चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में न्यायाधिकरण की चर्चा किसमें की गई है? वो 323B में की गई है। 323A से यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आप समझ सकते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं। 323A में प्रशासनिक अधिकरण की बात कही गई है। अब हम बात करें यदि उसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? इसका मकसद यदि सीधा सीधा देखा जाए तो इसका मकसद ये है कि विवादों का निपटान किया जा सके और जो बर्डन पड़ता है उच्च न्यायालय पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय पर, उस बर्डन को कम किया जाए। ठीक है। दूसरा ये है कि जो भी प्रशासनिक निर्णय है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है, वो लिया जा सके। इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से इस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि किसी प्रकार का निर्णय लिया गया है, किसी प्रकार का यदि एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय पहले लिया गया है, तो उसकी समीक्षा भी ट्रिब्यूनल के जरिए की जा सकती है। तो इस लिहाज से इसका एक महत्वपूर्ण मकसद साबित होता है। आइए अब आगे बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल विधेयक 2021 आखिर क्या मकसद लिए हुए है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन करने के लिए, इस संशोधन के लिए ही बिल लाया गया था। और इससे पहले क्या लाया गया था? ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस में जो बातें कही गई थी, जो कहा गया था कि सर्च सह सिलेक्शन कमेटी की संरचना, जो दायित्व हैं, जो पदावधि है सदस्यों की या फिर चेयरपर्सन्स जो होते हैं ट्रिब्यूनल्स के, उनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बदलाव करने की बात कही गई थी अध्यादेश में। और उसके बाद फिर जो बिल लाया गया, उस बिल में भी बदलाव करने की बात कही गई। तो उसी बिल को दोनों सदनों के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। और पदावधि के कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो बदलाव करने की बात कही गई थी, वो बदलाव ये था कि 4 वर्ष की पदावधि रहेगी। जो भी ट्रिब्यूनल के सदस्य रहेंगे, उनकी जो पदावधि होगी वो मैक्सिमम 4 वर्ष की होगी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पदावधि को 5 वर्ष कहने की बात कही थी। इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टसल भी चल रहा है। ठीक है। तो ये इसके अलावा यदि हम और देखें तो जो मिनिमम आयु है, कोई भी ऐसा सदस्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रिब्यूनल का सदस्य बनना चाहे, उसके लिए जो न्यूनतम आयु रखने की बात कही गई है इस संशोधन के जरिए, वो रखी गई है 50 वर्ष। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ प्रावधान किए गए हैं इस बिल के माध्यम से। अब आप पूछेंगे कि भाई वित्त अधिनियम 2017 में क्यों संशोधन किया गया, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? तो दरअसल ये है कि वित्त अधिनियम 2017 में ही सर्च सह सिलेक्शन कमेटी की स्थापना की बात कही गई थी और केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई थी कि वह सर्च सह सिलेक्शन कमेटी यानी सर्च कम सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की जो संरचना है, उसमें ये कुछ भी फेरबदल करने के लिए नियम बना सकती है। और इसी कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में संशोधन करने की बात अभी की जा रही थी। हालांकि इससे पहले भी इस कमेटी में संशोधन के कुछ गतिविधियां की गई थी, बाद में उस पर कुछ आपत्तियां भी आई थी। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है। अब हम आगे बात करें तो इस संशोधन के जरिए कुछ ट्रिब्यूनल्स की संख्या में कटौती भी की गई है। लगभग
8-9 के ट्रिब्यूनल्स की कटौती की बात की जा रही है और इन ट्रिब्यूनल्स को समाप्त करते हुए इनकी शक्ति किसको सौंपी जा रही है? तो हाईकोर्ट्स को इसकी शक्ति है वो सौंपी जा रही है। ऐसे में ये सवाल फिर से उठता है कि जब उच्च न्यायालय के जो भार को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की जा रही थी, तो फिर से वो भार उच्च न्यायालय को यानी हाईकोर्ट्स को क्यों दिया जा रहा है? तो ये कुछ स्थितियां नज़र आ रही हैं फिलहाल। अब हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का इस पूरे मामले में अभी तक का क्या रुख रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ों की चर्चा की है। पहला ये है कि मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इस मामले में जो अध्यादेश लाया गया था 2021 का, जो सबसे पहले अध्यादेश लाया गया था अप्रैल में, उस अध्यादेश को खारिज किया गया था, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही की। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अभी सवाल पूछा है कि जब हमने अध्यादेश को खारिज कर दिया था तो फिर आपने बिल को पारित कैसे करवाया, और उसमें भी बिना कोई खास चर्चा के ही। तो ये जो केस है मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये वही केस है। दूसरा है रोजर मैथ्यू बनाम भारत संघ। इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने क्या किया था? उसने वित्त अधिनियम 2017 के अंतर्गत कुछ संशोधन किए जा रहे थे। पहले उसी सर्च सह सिलेक्शन कमेटी के कॉम्पोजिशन को लेकर के और उसके दायित्वों को लेकर के कुछ संशोधन पहले भी किए गए थे, तो उसको इस केस के माध्यम से 5 जजों की पीठ ने उसे भी खारिज कर दिया था, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है शुरू से ही ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में जो कार्रवाइयाँ की जाने लगी भारत सरकार के द्वारा, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर एक अपनी नीति अपनाई और उसने स्पष्ट किया कि आप बेवजह हस्तक्षेप न करें जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के। और दूसरा ये है कि ट्रिब्यूनलों में पदों की रिक्तता का जो सवाल है, ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि जब ये ट्रिब्यूनल्स में रिक्तता रहेगी, वैकेंसी बरकरार रहेगी, कॉन्टिन्यूअस वैकेंसी बनी रहेगी, तो ऐसे में ट्रिब्यूनल्स जो हैं अपना काम कैसे करेंगे। और दूसरा ये कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या ये चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स समाप्त कर दिए जाएं, एबॉलिश कर दिए जाएं, या फिर आप ट्रिब्यूनल्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इस तरीके से सवाल खड़ा किया गया है, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और सरकार से जो है स्पष्ट तरीके से इस तरीके से पूछा गया है। तो अब आगे देखें, आगे हम ये भी देख लें कि आगे की राह के हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए। यदि हम उस पर बात करें तो भारत सरकार ने एक मत दिया है कि हम नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, है ना, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि उसके माध्यम से ट्रिब्यूनल्स की जो शक्ति है, उसकी जो संरचना है, उसको एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे लाया जा सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो आयोग की बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, ये कितनी फ्रूटफुल होती है। इसके साथ साथ ये भी सोचना होगा कि जो रिक्तता की स्थिति बनी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं, ऐसी स्थिति में जब वर्तमान में जितने भी ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स का जो मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए ट्रिब्यूनल्स में लोगों की आवश्यकता तो होगी ही। बिना व्यक्ति के, बिना सदस्यों के, बिना अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो चूंकि इनका जो गठन है वो एक्ट के माध्यम से किया जाता है, और ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि सरकार जो है उन एक्ट्स के माध्यम से ट्रिब्यूनल्स को कितना सजीव बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अभी की स्थिति के हिसाब से यदि देखा जाए तो ट्रिब्यूनल की जो स्थितियां हैं वो भविष्य के हिसाब से वो संतोषजनक नहीं दिखती हैं, और इसी मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान वाली स्थिति पनप गई है, और ये चर्चा के अंतर्गत आ गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही ट्रिब्यूनल के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इनके बीच में एक आपसी सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, तभी ट्रिब्यूनल्स सही तरीके से अपना जो उद्देश्य है, अपने मकसद को फुलफिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे डिस्कशन के आधार पर जो सवाल बन सकता है, सवाल क्या है। सवाल है कि ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2021 की चर्चा कीजिए और साथ ही इसके पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। सवाल बहुत ही सीधा है
कि इस विधेयक के जो भी डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को आपको एक एक करके बताना होगा। साथ ही ट्रिब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ पक्ष रखा जा रहा है, क्या कुछ विपक्ष रखा जा रहा है, सरकार क्यों ट्रिब्यूनल्स को हटाने की कोशिश कर रही है और सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष है, ट्रिब्यूनल्स का क्या मकसद है, इसके बारे में आपको अपनी तरफ से सुझाव देते हुए एक बढ़िया सा उत्तर लिखना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।